वेलकम टू इमरूज खान क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस जो यूजीसी नेट, जेआरएफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एज वेल एज फॉर बीबीए एंड एमबीए आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डैश इज बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट दो dash like thinking, expectations and perception do exist and they are not needed to manage or predict behavior। ऑप्शंस है आपके। पहला ऑप्शन है आपका बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, कॉग्निटिव प्रोसेस। सेकंड ऑप्शन है आपका कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। थर्ड है आपका सोशल कॉग्निटिव बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, कॉग्निटिव प्रोसेस एंड सोशल कॉग्निटिव। यानी कि पहले क्वेश्चन में पूछा गया है द डैश इज बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट, यानी कि वो क्या चीज है जो इन्वायरमेंट पे बेस्ड है। दो डैश लाइक थिंकिंग, एक्सपेक्टेशंस एंड परसेप्शन डू एग्जिस्ट, मगर फिर भी थिंकिंग, एक्सपेक्टेशंस एंड परसेप्शन एग्जिस्ट करती है एंड दे आर नॉट नीडेड टू मैनेज और प्रेडिक्ट बिहेवियर, और वो चीजें जरूरी नहीं है मैनेज और बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए। गैस करिए इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन बिहेवियरिस्टिक अप्रोच और कॉग्निटिव प्रोसेस, या सेकंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में मैं बता दूं कि कॉग्निटिव प्रोसेस आर मेंटल प्रोसेसेस। बी ऑप्शन है आपका कॉग्निटिव प्रोसेसेस, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। थर्ड है आपका सोशल कॉग्निटिव और बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। फोर्थ है आपका कॉग्निटिव प्रोसेस एंड सोशल कॉग्निटिव। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। First, the behavioristic approach is based on the environment, though cognitive processes like thinking, expectation and perception do exist and they are not needed to manage or predict behavior। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर किसकी स्टडी है। डैश इन द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ ह्यूमंस, एम्प्लॉयर, ह्यूमन बिहेवियर और एम्प्लॉयज। ऑप्शन देखिए बहुत ही क्लोज है, ये बहुत ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर किसकी स्टडी है, ह्यूमंस की, एम्प्लॉयर की, या ह्यूमंस के बिहेवियर की, या एम्प्लॉयज की। देखते हैं इसका राइट आंसर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में ह्यूमंस की तो स्टडी है मगर ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट किसने कंडक्ट किया था। पहला ऑप्शन है आपका विलियम गिलब्रेथ, दूसरा ऑप्शन है आपका हेनरी फ्योल, थर्ड ऑप्शन है आपका एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका एल्टन मायो। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय। ठीक है, गैस करिए इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं इसका राइट आंसर। द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय एल्टन मायो। बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ओबी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन इन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ओबी में हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं, मगर कहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन है आपका वर्क प्लेस एंड सोसाइटी में, या बी ऑप्शन है आपका वर्क प्लेस ओनली, या थर्ड सोसाइटी ओनली, या फोर्थ ऑप्शन आपका डिपार्टमेंट ओनली। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर helps to understand behavior of human in workplace and society, workplace only, yes society only, and the fourth one is department only. The right answer is
वर्क प्लेस ओनली, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर जो सब्जेक्ट है आपका वो अंडरस्टैंड करता है बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस इन वर्क प्लेस ओनली। पढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ओबी डज नॉट कंट्रीब्यूटेड टू इम्प्रूव। ओबी क्या चीज इंप्रूव करने के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करता है? पहला ऑप्शन है आपका मोटिवेशन, इफिशियंसी, इंटरपर्सनल रिलेशंस, या फोर्थ वन इज कम्युनिकेशन। ओबी डज नॉट कंट्रीब्यूटेड टू इम्प्रूव, मोटिवेशन के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करता है, इफिशियंसी के लिए, इंटरपर्सनल रिलेशंस के लिए, या कम्युनिकेशन के लिए। द राइट आंसर इज इंटरपर्सनल रिलेशंस। बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। ड्यू टू emphasis on productivity and efficiency, employees are not allowed to work with harmony with one another is a limitation of। ये किसकी लिमिटेशन है? ड्यू टू एम्फेसिस ऑन प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी, यानी कि आजकल जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो सबसे ज्यादा किस पे एम्फेसिस करती हैं, जोर देती हैं? प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी। एम्प्लॉय आर नॉट अलाउड टू वर्क विद हार्मनी, यानी कि एक दूसरे के साथ हार्मनी के साथ एक दूसरे के साथ एम्प्लॉयज वर्क नहीं कर सकते विद वन अनदर। ये लिमिटेशन किसकी है? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की है, या फोर्थ वन इज ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू। देखते हैं इसका राइट आंसर। द राइट आंसर इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। बढ़ते हैं अपने सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। The seventh question is common uniform, canteen, office does not mean common treatment. Is a limitation of, यानी कि कॉमन यूनिफॉर्म एम्प्लॉयज को दे दी हमने, कॉमन कैंटीन है, कॉमन ऑफिस भी है, डज नॉट मीन कॉमन ट्रीटमेंट, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि हम हर एम्प्लॉय को कॉमनली ट्रीट कर रहे हैं। ये किसका लिमिटेशन है? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, या ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू का। द राइट आंसर इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। नाउ एट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन ऑफ ओबी। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, ओबी जो है एक इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब हो गया कि ओबी जो सब्जेक्ट है उसके कॉन्सेप्ट डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन सब्जेक्ट से लिए गए। तो वो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो ओबी में कंट्रीब्यूट नहीं करता है? उस सब्जेक्ट से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का कोई भी टॉपिक नहीं लिया गया है। ऑप्शन है आपका फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजी, सेकेंड ऑप्शन इज साइकोलॉजी, थर्ड ऑप्शन फिजियोलॉजी, एंड द फोर्थ वन इज सोशियोलॉजी। गैस करिए कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिससे ओबी में कोई भी टॉपिक ऐड नहीं किया गया उस सब्जेक्ट से। द राइट आंसर इज फिजियोलॉजी, यानी कि फिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंट्रीब्यूट नहीं करता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाइन्थ। डैश इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, यानी कि एक इंडिविजुअल बिहेवियर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, या सोशियोलॉजी बोलते हैं? गैस करिए इसका आंसर क्या होगा। डैश इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजी, सेकेंड साइकोलॉजी, थर्ड पॉलिटिकल साइंस, या फोर्थ सोशियोलॉजी। Dash is a study of individual behavior. The right answer is psychology. Psychology वो सब्जेक्ट है जो एक इंडिविजुअल बिहेवियर की स्टडी करता है। ठीक है। Now 10th question is Dash is a study of group behavior. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि कौन सा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ग्रुप बिहेवियर की स्टडी करता है? फर्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजी, सेकंड साइकोलॉजी, थर्ड फिजियोलॉजी, एंड फोर्थ इज सोशियोलॉजी। गैस करिए इसका आंसर क्या होगा। डैश इज अ स्टडी ऑफ ग्रुप बिहेवियर।
कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो ग्रुप बिहेवियर की स्टडी करता है? द राइट आंसर इज सोशलॉजी। सोशलॉजी वो सब्जेक्ट है जो ग्रुप बिहेवियर की स्टडी करता है, और इंडिविजुअल बिहेवियर की स्टडी आपका करता है साइकोलॉजी। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ध्यान रखिएगा। नाउ 11th क्वेश्चन इज डैश इज अ स्टडी ऑफ मैन, हिज वर्क एंड कल्चर। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टडी ऑफ मैन करता है, हिज वर्क एंड कल्चर? फर्स्ट ऑप्शन है आपका एंथ्रोपोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है आपका साइकोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है आपका सोशल साइकोलॉजी, एंड द फोर्थ वन इज सोशियोलॉजी। डैश इज अ स्टडी ऑफ मैन, हिज वर्क एंड कल्चर। देखिए दो ऑप्शन तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये साइकोलॉजी का मतलब होता है इंडिविजुअल बिहेवियर की स्टडी, और सोशियोलॉजी जो होता है वो अभी हमने क्या पढ़ा था, ग्रुप की स्टडी करता है। तो ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते, बी एंड डी। और पूछा गया है क्वेश्चन में डैश इज अ स्टडी ऑफ मैन, हिज वर्क, स्टडी ऑफ मैन, हिज वर्क, वो क्या काम करता है उसकी स्टडी, और उसके कल्चर की स्टडी। तो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी नहीं हो सकता, क्योंकि साइकोलॉजी एक स्टडी करता है इंडिविजुअल की, और सोशियोलॉजी ग्रुप बिहेवियर की स्टडी करता है। दो ऑप्शन बचे आपका, पहला बचा आपका एंथ्रोपोलॉजी और दूसरा बचा आपका सोशल साइकोलॉजी। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इज एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी वो सब्जेक्ट है जो स्टडी करता है मैन की, हिज वर्क एंड हिज कल्चर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फोकसेस ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल ऑन वन अनदर। तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो फोकस करता है इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल ऑन वन अनदर, यानी कि एक पीपल दूसरे पीपल पे किस तरीके से असर डालते हैं और प्रभावित होते हैं, उसकी स्टडी करता है। फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। गैस करिए इसका आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, सोशल साइकोलॉजी वो सब्जेक्ट है जो फोकस करता है ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल ऑन वन अनदर। पढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। द 13th क्वेश्चन इज डैश फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेंसी, डिमांड एंड इंटेंशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। बिहेवियरिस्टिक फ्रेमवर्क होता है, या एक्सपेक्टेंसी फ्रेमवर्क, या थर्ड कॉग्निटिव, या फोर्थ इज सोशल लर्निंग। कौन सा फ्रेमवर्क पूछा गया है? बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेंसी, डिमांड एंड इंटेंशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी डिमांड क्या है और उसकी इंटेंशन क्या है, वो किस पे बेस्ड होता है। फर्स्ट है आपका बिहेवियरिस्टिक, सेकंड एक्सपेक्टेंसी, थर्ड कॉग्निटिव एंड फोर्थ इज सोशल लर्निंग। द राइट आंसर इज cognitive framework is based on the concept of expectancy, demand and intention of the human being. Now 14th question है आपका, the study of organization behavior has certain basic assumptions, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के कुछ अपने बेसिक assumptions हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला है आपका An industrial enterprise is an organization of people. These people must be motivated to work effectively. Third, the goals of the employee and the employer may not necessarily coincide. या fourth, all of the above. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो सब्जेक्ट है उसके कुछ अपने बेसिक अजम्पशंस हैं। उन बेसिक अजम्पशंस में से ABCD ऑप्शंस है आपके, या तो चारों है या इनमें से कोई भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला और अजम्पशन है आपका, एन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल, दीज पीपल मस्ट बी मोटिवेटेड टू वर्क इफेक्टिवली, द गोल ऑफ द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर मे नॉट नेसेसरली
कोइंसाइड या फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। देखते हैं राइट आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव, यानी कि एक इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज जो है इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल, ये वाला भी राइट आंसर है। पीपल मस्ट बी मोटिवेटेड टू वर्क इफेक्टिवली। एंड थर्ड, द गोल ऑफ द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर may not necessarily coincide. The right answer is all of the above. 15th क्वेश्चन है आपका, लीडरशिप मोटिवेट्स द पीपल टू वर्क एंड नॉट द पावर ऑफ मनी। दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू फर्स्ट ऑटोक्रेटिक मॉडल, second custodial model, third supportive model and fourth is collegial model। यानी कि लीडरशिप मोटिवेट्स द पीपल टू वर्क एंड नॉट द पावर ऑफ मनी, यानी कि यहाँ पे लीडर मोटिवेट करता है पीपल को काम करने के लिए एंड नॉट द पावर ऑफ मनी, यहाँ पे पावर ऑफ मनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है कौन सा मॉडल कहता है, ऑटोक्रेटिक मॉडल कहता है, कस्टोडियल मॉडल कहता है, सपोर्टिव मॉडल कहता है या कलीजियल मॉडल कहता है। द राइट आंसर इज कस्टोडियल मॉडल। यहाँ पे कस्टडी ऑफ रिसोर्सेस होती है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेस होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द बेसिस फॉर द ऑटोक्रेटिक मॉडल ऑफ ओबी, यानी कि ऑटोक्रेटिक मॉडल जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का है वो किस पर बेस्ड है, ओबीडियंस पे बेस्ड है, अथॉरिटी पे बेस्ड है, पावर पे बेस्ड है या डिपेंडेंस ऑन बॉस पर बेस्ड है। गैस करिए इसका आंसर क्या होगा, यानी कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का जो मॉडल है, चार मॉडल है, ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल, सपोर्टिव एंड कलीजियल। तो ऑटोक्रेटिक मॉडल जो है वो किस पे बेस्ड है, ओबीडियंस पे, अथॉरिटी पे, पावर पे या डिपेंडेंस ऑन बॉस। द राइट आंसर इज पावर। ऑटोक्रेटिक मॉडल जो है वो पावर पे बेस्ड होता है। और 17th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेमवर्क इज यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द ओवरऑल मॉडल ऑफ ओबी, यानी कि कौन सा ऐसा फ्रेमवर्क है जो सारे ओवरऑल मॉडल ऑफ ओबी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। द कॉग्निटिव फ्रेमवर्क, द बिहेवियरिस्टिक फ्रेमवर्क, द सोशल लर्निंग फ्रेमवर्क या ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे फ्रेमवर्क is used in the development of the overall model of OB. Now 18th question is, might is right is the motto of, यानी कि might is right किस मॉडल का मोटो है, ऑटोक्रेटिक मॉडल का, कस्टोडियल मॉडल का, सपोर्टिव मॉडल का या कलीजियल मॉडल का। गैस करिए इसका आंसर क्या होगा, might is right। The right answer is custodial model. Sorry, the right answer is autocratic model. Autocratic model जो है वो might is right पे बेस्ड होता है, यानी कि ऑटोक्रेटिक लीडर जो होता है जो वो चाहता है वही उसके फॉलोअर्स को करना पड़ता है। Now 19th question is, which of the following framework is based on the expectancy, demand and incentive concept? The cognitive framework, the behavioristic framework, the social learning framework या D the supportive framework। The right answer is the cognitive framework। पढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। According to Edward Tolman, dash consists of the expectancy that a particular event will lead to a particular consequence। ऑप्शन है हमारे इवेंचुअल, बिहेवियर, लर्निंग या एटीट्यूड।
गैस करिए इसका आंसर क्या होगा। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड टॉलमेन, डैश कंसिस्ट ऑफ द एक्सपेक्टेंसी दैट अ पर्टिकुलर इवेंट विल लीड टू अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस, इवेंचुअल बिहेवियर, लर्निंग या एटीट्यूड। द राइट आंसर इज लर्निंग। यानी कि लर्निंग कंसिस्ट ऑफ द एक्सपेक्टेंसी दैट अ पर्टिकुलर इवेंट will lead to particular consequence. Thank you for watching this video. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell. Thank you. Have a nice day.